हेलो यार, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी में। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेशन 16 है। इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यूज पे। और इस कड़ी में हम 2013 और 2014 के पीवाईक्यूज पे डिस्कशन कर चुके हैं। 2015 के पीवाईक्यूज पे डिस्कशन आज से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2015 के पीवाईक्यूज में पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर, चार ऑप्शन दिए गए थे। गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, और फोर्थ है मार्जिनलाइज जो समुदाय है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर है वो है सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि 2014 में 2014 में एक्चुअली 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो योजना को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना को, जिसमें जो भी अनबैंक्ड पीपल हैं उनके बैंक अकाउंट बना खोलने थे और नए उनको बैंक अकाउंट से जोड़ना था, मेनली बैंक से जोड़ना था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, वित्तीय समावेशन हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनली फिर 28 अगस्त को 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अभी का अगर डेटा देखें 2023 मार्च का, तो लगभग 48.36 करोड़ लाभार्थियों के बैंक अकाउंट खुले हैं इसमें। और इसमें भी जो 32.25 करोड़ अकाउंट्स हैं ये खुले हैं रूरल और सेमी अर्बन रीजन में, ग्रामीण और सेमी अर्बन रीजन, उप शहरी जो रीजन है। बाकी जो 16 करोड़ अकाउंट खुले हैं वो खुले हैं अर्बन मेट्रो सेंटर्स में। और इसमें भी 51% जो अकाउंट हैं तो वो वुमेन्स के हैं, महिलाओं के अकाउंट खुले हैं। जनधन अकाउंट में जो सुविधा दी जाती है उन सुविधाओं में से एक है, एक तो सेविंग अकाउंट मिलता है अनबैंक्ड पर्सन के लिए, कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। साथ ही इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पे। उसके अलावा रुपे कार्ड मिलता है। साथ ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है जो कि 1 लाख से 2 लाख तक बढ़ा दिया, बाद में 2 लाख कर दिया गया था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है और साथ में एलिजिबल होता है कंसर्न पर्सन डीबीटी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, प्रधानमंत्री जन बीमा योजना के लिए। उसके अलावा जो अटल पेंशन स्कीम है उसके लिए, मुद्रा योजना के लिए। तो इसी बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर दिया जाता है। तो ये मेनली काम करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने का, वित्तीय समावेशन बढ़ाने का। जो एक बड़ी आबादी जो बैंक से जुड़ी नहीं थी उसको बैंक की परिधि में लाना। और ये उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि उसी समय ये स्कीम शुरू हुई थी और डेली कंटिन्यूअसली न्यूज़ में थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है विद रेफरेंस टू 14 फाइनेंस कमीशन। 14 फाइनेंस कमीशन, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से पूछा गया कौन से सही है। पहला है, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला जो हिस्सा था 32% से बढ़ा के 42% कर दिया। इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। दूसरा है, इट हैज मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े हुए स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिश की। इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक, ओनली वन। क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, 14 फाइनेंस कमीशन, जनरली पहले फाइनेंस कमीशन की ही बात करें हम, वित्तीय आयोग। तो फाइनेंस कमीशन जो है कोजी जुडिशियल बॉडी है। और ये आती है आर्टिकल 280 से 280 से, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि फाइनेंस कमीशन का फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। और कब की जाएगी? हर 5 साल में, एवरी 5th ईयर, या उससे भी पहले की जा सकती है जब प्रेसिडेंट को सही लगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 5 सदस्य, एक चेयरमैन और 4 अन्य मेंबर। और इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनका जो टेन्योर है वो भी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल हो सकती है।
और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इन जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होगी कि किस क्वालिफिकेशन में मेंबर्स को रखा जाएगा, तो जो क्वालिफिकेशंस है वो तो कौन तय करता है, वो तय करती है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने इसी के संबंध में एक एक्ट बनाया था, फाइनेंशियल कमीशन एक्ट 1951, जिसमें इनकी निर्धारित योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो किस चीज के लिए होती है। एक तो नेट टैक्स, जो नेट टैक्सेज होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट और स्टेट के बीच में। एट द सेम टाइम ग्रांट इन एड, जिनको अनुदान बोलते हैं, ग्रांट इन एड। तो ये ग्रांट इन एड सेंटर की तरफ से दिए जाते हैं स्टेट्स को, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं। तो इसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे। इसके अलावा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स हैं उनको किसी तरह से बढ़ाने के लिए पंचायत म्यूनसिपालिटीज को किस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस कमीशन, और ये रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन दी जाती है। इसके अलावा जो अदर मैटर होगा, अदर मैटर जो प्रेसिडेंट उनको निर्धारित करे, उसके अलावा ये मैटर होता है। तो फाइनेंस कमीशन की हमने बात कर ली। अब बात करें 14 फाइनेंस कमीशन की। तो जो 14 फाइनेंस कमीशन था, ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो 14th फाइनेंस कमीशन था, इसने जो स्टेट्स का जो 32% शेयर था इसको बढ़ा के कर दिया गया था 42%, जिसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। जो सेंटर को दिया जाता था 68%, उसको कम कर दिया गया 58%, और स्टेट्स का जो शेयर था वो 42% कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था। और ये मतलब पहली बार इतना बड़ा इंक्रीज किया गया था, लार्जेस्ट एवर इंक्रीज था, सिंगल लार्जेस्ट इंक्रीज था ये। और बात करें साथ ही 14 फाइनेंस कमीशन की, तो 14 फाइनेंस कमीशन ने कुछ चीजों को चेंज किया था। जैसे अगर बात करें 13 फाइनेंस कमीशन, जो कि विजय केलकर की अध्यक्षता में बना था। 14 फाइनेंस कमीशन किसकी अध्यक्षता में बना था, वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी 2015 से 2020 के लिए। फिजिकल डेफिसिट के लिए इन्होंने टारगेट दिया था कि 3% तक होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट्स का होता है। और साथ ही इन्होंने जीएसटी कंपनसेशन फंड की बात की। इसके अलावा जो स्टेटों में जो हॉरिजॉन्टली डिवीजन करना था टैक्सेस का, उसके लिए भी जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें कुछ चेंज किया। जैसे इन्होंने एक फॉरेस्ट की टर्मिनोलॉजी को साथ में लिया, उसको भी कुछ वेटेज दिया 7.5%। इस तरह से लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जो ग्रांट थी, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, उसकी रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं दी थी। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो है 15 फाइनेंस कमीशन, जिसके कि अध्यक्ष हैं एन के सिंह। और इसकी जो टाइमलाइन है वो 2020 से 2025 तक। 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था। काफी ज्यादा न्यूज में रहा था फाइनेंस कमीशन, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में समाचारों में आई फोर्टलेजा उद्घोषणा, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से किस मामलों से संबंधित है। द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। चार ऑप्शन दिए गए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि केवल इसमें फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के अंदर क्या प्रोविजन है उसके बारे में नहीं पूछा गया, केवल ये पूछा गया फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो अगर बात करें फोर्टलेजा रिलेशन, तो ये रिलेटेड है ब्रिक्स से, क्योंकि सिक्स ब्रिक्स समिट कब हुआ था, जो सिक्स समिट था ब्रिक्स ब्रिक्स का, ये हुआ था 2014 जुलाई में। और इसी समिट में बात की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की, जिसका हेडक्वार्टर होगा संघाई में। और इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक में कॉपरेशन बढ़ाने की बात की गई थी, और इसी से रिलेटेड थी फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। फोर्टलेजा की लोकेशन देखें तो ब्राजील में है ये फोर्टलेजा, ये इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सेंटर है ब्राजील का। और अगर ये देखें सिक्स ब्रिक्स समिट फोर्टलेजा डिक्लेरेशन जुलाई 2014, बैंकिंग ऑन ब्रिक्स फोर्टलेजा डिक्लेरेशन इज द लेटेस्ट एडिशन इन द राइज ऑफ रीजनल असर्शन, जुलाई 2014। तो इसलिए फोर्टलाइजर डिक्लेरेशन काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। ए डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी कंट्री का टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है अगर वो कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसके क्या क्या सूचकांक होंगे। दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, की आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाएगी। दूसरा है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये जो नेशनल इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेस इक्विटेबल होगा, मतलब समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। दो दो स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक, आर्थिक वृद्धि दर धीमा होना। क्योंकि बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो की।
जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है, ये डिटरमाइन करता है कि कैसे एक देश की जो गवर्नमेंट है इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करती है टैक्सेशन के रूप में। अगर ये हाई होता है, जनरली ये डेवलप्ड जो नेशन होते हैं उनमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होता है, जीडीपी के अनुपात में टैक्स का रेशियो। और अगर ये लो होता है तो मेनली ये डिटरमाइन करता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम से कम 15% के आसपास होना ही चाहिए, मिनिमम 15% इससे अधिक होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर ओईसीडी कंट्रीज की बात करें तो इनमें जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो है एवरेज 33%। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2002 तक, 1997 से लेके लगभग इवन 2022 तक 3.5% के आसपास एवरेज रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। और इसी को बढ़ाने की काफी ज्यादा बात की जाती है टैक्स टू जीडीपी रेशियो को। नीड टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो टू ओवर 20%, ये जयंत सिन्हा का बयान था अप्रैल 2015 का। उसके अलावा बजट 2015 में कहा गया था ब्लैक मनी मूव्स कैन अप टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अशोक बादवा। इकोनॉमिक सर्वे 2014 में भी कहा गया था टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया अपीलिंग लो, सेज जहांगीर अजीज ऑफ जेपी मोर्गन। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में काफी कम था, इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था, बजट में भी बात की गई थी, इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये बढ़ता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होता है तो इससे क्या होगा। तो इससे इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होगी, इसका इनकम पे, नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसके क्या कारण है। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल latitudes साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। चार ऑप्शंस दिए गए। पहला है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर कम होता है। दूसरा है जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, आईटीसीजेड, आईटीसीजेड, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र, ये कम, बहुत कम होता है, कन्वर्जेंस जन सेल्डम अकर्स, बहुत बिरले ही होता है। और तीसरा है कोरिलिस बल अत्यंत दुर्बल 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 होता है। और फोर्थ है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। इसका जो सही आंसर है वो है वी, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो कभी कभी ही होता है, इस वजह से ये नहीं हो पाता। इसको देखें, जो साउथ अटलांटिक वाला रीजन है, साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक, अब इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनने के कई कारण है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो मेन कारण है वो है आईटीसीजेड। क्यों? क्योंकि जो आईटीसीजेड है ये शिफ्ट कर जाता है नॉर्थ में, समर के टाइम पे ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और साउथ समर के समय ये साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। लेकिन अगर साउथ की तरफ भी शिफ्ट करता है तो ये जनरली इसका जो यूजुअल स्टे होता है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ही होता है, कि इक्वेटर से ये ऊपर ही रहता है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और ये जो आईटीसीजेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये सिनोप्टिक वर्सिटी देता है। सिनॉप्टिक बोर्टिसिटी बोलते हैं कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभमंडल में, उसको सिनॉप्टिक बोर्टिसिटी बोलते हैं। और एक और चीज होती है कन्वर्जेंस, जिसमें लार्ज स्केल स्पिन और थंडर होता है। इस वजह से आईटीजेड जब शिफ्ट होता है, इस वजह से, जैसे ये वाला रीजन देखें, एट द इक्वेटर द सन इज ऑलवेज हाई इन द स्काई रिजल्टिंग इन द ग्राउंड हीटिंग रेपिडली। क्योंकि अगर इक्वेटर पे देखें, सन हमेशा ऊपर होगा और ग्राउंड को हीट कर रहा होगा, लेकिन इसी समय ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा एट द सेम टाइम इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, और इसको बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीजेड। ये आईटीजेड शिफ्ट करता है ऊपर और नीचे, नॉर्थ साउदर्न समर में साउथ में और नॉर्थ समर, पर जनरली ये इक्वेटर से ऊपर ही रहता है। अगर यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा नॉर्थ समर में, साउथ में थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन रहेगा जनरली, यूजुअली ये इक्वेटर से ऊपर रहता है, इक्वेटर के नॉर्थ में ही रहता है। ठीक है, और ये आईटीजेड सीजेड शिफ्ट करता है इसी वजह से, जो साउदर्न अटलांटिक वाला रीजन है या साउथ ईस्ट पैसिफिक वाला रीजन है, वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें पूछा गया है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यहाँ बात करें भारत के नक्शे को देखिए अगर हम, इसमें पूछा गया है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, सबसे ईस्ट में कौन है, सबसे वेस्ट में कौन है। सबसे ईस्ट में हमें पता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्ट में हो गया गुजरात, और इसका सही आंसर है वो है डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये देखिए, सबसे जो वेस्ट में है ये वाला अरुणाचल प्रदेश, सबसे ईस्ट में, जिसकी बाउंड्री यहाँ म्यांमार को टच करती है, और सबसे वेस्ट में देखें तो वो है गुजरात। इधर लद्दाख सबसे ईस्ट में, जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख, याद रखिएगा। और इधर बात करें तो तमिलनाडु, और नीचे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की राज्य की राजनीति के निदेशक तत्वों में, डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है कि इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। दूसरा है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, और ये बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। और ये डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरिश संविधान से, जो कि बना था 1937 में। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी कहाँ से लिए थे, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये डीपीएसपी बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बढ़ाने की, सामाजिक आर्थिक जो लोकतंत्र है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। साथ ही ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेज में इस बात का हवाला दिया है कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन काफी महत्व के हैं। और कोर्ट किसी लॉ की वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए इनकी मदद ले सकता है डीपीएसपी की। डॉक्टर अंबेडकर ने इनको नोबेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, नोबेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। एट द सेम टाइम अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इवन सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लेकिन मेनली जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है ये बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो 8 मूल उद्योगों का सूचकांक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, इनमें से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, किसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी आती है इसमें, सबसे ज्यादा आती है, जैसे कोल हो गया, फिर हो गया क्रूड ऑयल, उसके अलावा गैस, नेचुरल गैस, उसके अलावा फर्टिलाइजर, रिफाइंड प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट, और इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये 8 इंडस्ट्रीज का इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बनता है। और इनमें से इनको जो वेटेज दिया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 40%, 40.27% वेटेज होता है किसका, कोर इंडस्ट्रीज का, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो वेटेज उस समय जो दिया जाता था, उस समय दिया जाता था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उस समय जो सबसे ज़्यादा दिया जाता था वो दिया जाता था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसका आंसर उस समय था इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम आज की बात करें टुडे, तो आज जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है वो दिया जाता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स को। रिफाइंड प्रोडक्ट्स, अगर दोबारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसमें जो आंसर होगा वो रिफाइंड प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। और वो वेटेज कितना है, लगभग 28%। और इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज कितना है, वो है लगभग 19.85%, जो कि कम कर दिया गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्टील, जिसका वेटेज है लगभग 17%, 17.92%। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद स्टील आ गया, स्टील के बाद है कोल, कोल के बाद है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद है नेचुरल गैस,
और सीमेंट और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को सबसे कम वेटेज दिया गया है, लगभग 2% के आसपास। और जो इंडस्ट्रियल, ये इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इसको कौन रिलीज करता है? ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजरी में, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि आता है डीआईपीपी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आईआईपी है, ये रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्टली। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ये किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीआईपीपी के जो अंतर्गत होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स। और जो आईआईपी है, ये निकाला जाता है एनएसओ को द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि जनरली कोर सेक्टर को लेके, कोर सेक्टर की जो ग्रोथ होती है उसको लेके कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है। कोर सेक्टर रजिस्टर 4% ग्रोथ, फॉर ग्रोथ मई, कोर सेक्टर राइड हाई ऑन पावर कोल सीमेंट प्रोडक्शन। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आपको मिल जाता है न्यूज में। और बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। यूपीएससी के द्वारा जो हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, वो बिरला ही देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वयं विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स ए रिच बायोडाइवर्सिटी। इसका जो सही आंसर है वो है केबुल लामजो नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। और यहीं पर केवल एकमात्र जगह है जहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलती है, स्वयं मिलते हैं फ्लोटिंग वेजिटेशन में। ये है केबुल लामजो नेशनल पार्क, जिसकी लोकेशन आप मणिपुर में देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो ये केबुल लामजो नेशनल पार्क है, यहाँ पे स्वैम्प मिलता है, इस तरह के ये फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलती है। और ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। कहाँ पर? ये मणिपुर में, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मणिपुर में। और यही जो लेक देख रहे हैं, ये है लोकटक लेक, लोकटक लेक, जो कि लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। और ये जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है, इनको बोला जाता है फुमड़ी। जो ये फ्लोटिंग मास होता है किसका? सोइल और वेजिटेशन का, दोनों का मिक्सचर होता है। और इसमें ऑर्गेनिक जो डिट्रिटस है, अपरद होते हैं, वो भी होते हैं। और ये जो फुमडीज है, ये 1/5 तो ऊपर रहता है, पानी के ऊपर। बाकी जो 4/5 इसका पार्ट है, लगभग 80% पार्ट है, वो जब पानी के अंदर होता है। एट द सेम टाइम 8 फीट के आसपास इसकी थिकनेस होती है। और लोकटक लेक की अगर हम बात करें, तो लोकटक लेक रामसर कन्वेंशन में लिस्टेड है। एट द सेम टाइम लिस्टेड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 1993 में। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गवर्न है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो ये केबुल लाम जो नेशनल पार्क है, न्यूज में था, इस वजह से काफी ज्यादा पूछा गया था ये क्वेश्चन। और अगर बात करें यहाँ पर जो मिलता है, वो मिलता है संगई डियर, संगई डियर। और ये संगई डियर जो है, इस पर आईयूसीएन जो स्टेटस है, वो है इंडेंजर्ड, आईयूसीएन जो स्टेटस है वो इंडेंजर है। एट द सेम टाइम इसको यूज साइट्स में, साइट्स की जो अपेंडिक्स सेकंड है, इसमें भी लिस्टेड किया गया है। साथ ही लिस्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। और ये संगई जो एनिमल है, ये स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, एनिमल कहाँ का? मणिपुर का। ये हो गया केबुल लामजो नेशनल पार्क। इसमें 3 नेशनल पार्क के बारे में और पूछा गया, भीतरकनिका, केवलादेव, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर बात करें भीतरकनिका नेशनल पार्क की, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क मिलता है यहाँ पर। ये है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे है। गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये मिलता है ओडिशा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये सेकंड रामसर साइट है। इसके अलावा पहली है उड़ीसा की, पहली है चिल्का, चिल्का लेक। और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देख चुके हैं, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आती है। यहीं पे है गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गाहिर माथा बीच है, मरीन सेंचुरी भी है। और यहाँ पर जो नदी आती है, उनमें है ब्राह्मणी, बैतरणी। नेक्स्ट जो है वो है सरिस्का के बारे में, केवलादेव के बारे में पूछा गया था कि केवलादेव कहाँ पर है।
तो केवलादेव नेशनल पार्क की अगर बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये अरावली वाली लोकेशन है। ये डेजर्ट आ गया, राजस्थान डेजर्ट, और ये राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क है। केवलादेव के ऊपर ही है सरिस्का नेशनल पार्क। और केवलादेव के अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ मिलता है रणथंभौर नेशनल पार्क। केवलादेव घना नेशनल पार्क जो है, ये नाम रखा गया है केवलादेव, वहाँ पर शिव मंदिर है एक, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है नेशनल पार्क का। और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी फेमस है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, इनका काफी आगमन होता है यहाँ पर विंटर के समय। और जो दो नदियों के कन्फ्लुएंस पे ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क की क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी दो नदियों के संगम पे है। तो केवलादेव नेशनल पार्क में जो दो नदियां आती हैं वो आती हैं, एक आती है गंभीर और एक आती है बाणगंगा। ये दो नदियां हैं जिनके संगम पे है केवलादेव नेशनल पार्क। और इसमें जो लास्ट शूटिंग हुई थी 1964 में हुई थी, जो यहाँ के भरतपुर के महाराजा थे उनको शूटिंग राइट मिला हुआ था 1972 तक, और जिसके बाद उसको रिवोक कर दिया गया। और ये मैन मैनेज वेटलैंड है, रामसर साइट भी है 1981 में, रामसर साइट भी इसको घोषित किया गया था। एट द सेम टाइम ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तीसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये है गुड़गांव हरियाणा में, यहाँ पर दिल्ली के आप नीचे देख सकते हैं, गुड़गांव हरियाणा में है ये। और ये बना था नेशनल पार्क 1991 में। यहीं पर सुल्तानपुर लेक है जिसको बाद में बड़ा करके सुल्तानपुर नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनआईएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एनआईएफ के बारे में कि ये केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल सही है। एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल है, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है वो है केवल एक, क्योंकि अगर हम बात करें एनआईएफ की, नेशनल इनोवेशन फंड इंडिया, तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक का। और कहाँ पे सिचुएटेड है? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात। और इसका मेनली काम है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने का, ग्रास रूट जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने का, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का इसका काम है। और एनआईएफ के द्वारा जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके एनुअल कंपटीशन के रूप में एक प्रोग्राम चलाया जाता है, इसको इग्नाइट बोलते हैं। इग्नाइट ये एनुअल कंपटीशन होता है सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। इसी तरह से एक इंस्पायर अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड ये भी मानक, ये भी एनआईएफ के द्वारा दिया जाता है। और इसका मेनली जो काम होता है क्रिएटिव नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को बनाने का होता है, क्रिएटिव नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। और इनोवेशन को किसी तरीके ग्रास रूट पे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने का काम नेशनल इनोवेशन फंड का है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक, नेशनल इनोवेशन फंड फाउंडेशन एंड आईकर ज्वाइन है। ये काफी ज्यादा न्यूज में था 2014 में भी, 15 में भी, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था एनआईएफ के बारे में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट कहा गई है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है इसका अगर एक्सेसिव यूज करते हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन ये मिट्टी में काफी ज्यादा होंगे, प्रोलिफरेशन हो जाएगा इनका, प्रचुरोद्भवन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये मिट्टी में होंगे। और दूसरा कहा गया है कि जो मिट्टी की एसिडिटी है, सोइल की जो एसिडिटी है, अम्लता है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा जो लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर हो सकता है, कि नाइट्रेट लीच करके ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए, इतना ज्यादा आपने फर्टिलाइजर नाइट्रोजन डाल दिया है, तो भूम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। अब इसका जो सही आंसर है वो है, अगर आप देखो तो obvious सी बात है, जब एक्सेस मात्रा में एक्सेसिव रूप से इनअप्रोप्रिएट रूप से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाला जाएगा तो obvious सी बात है, ये तो हो ही सकता है कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का जो लीचिंग हो जाए। तीसरा बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से देखें मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है।
पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसका सही आंसर है वो सी। पहला क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम बात करें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, तो सोइल एसिडिटी तो बढ़ाते हैं, सोइल एसिडिटी बढ़ती है। एयर ग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है इसका कंटामिनेशन बढ़ता है, और इसको पानी से रिमूव करना भी गलत है। सोइल के जो न्यूट्रिएंट है वो भी डिप्लीट होते हैं, यूट्रोफिकेशन की जिसको बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है। और जब नाइट्रोजन ज्यादा होगी सोइल में, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, इनकी जरूरत कम हो जाएगी। और इनकी जरूरत कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कहा गया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका प्रोलिफरेशन होगा सोइल में, ये नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन की, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज कर दिया, एक्सेसिव यूज कर दिया गया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एयर में होती है उसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजनेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, काय में, NH3 अमोनिया में, और फिर इसका यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो इसी वजह से जब नाइट्रोजन ही ऑलरेडी सोइल में ज्यादा होगी नाइट्रोजनेशन फर्टिलाइजर के द्वारा, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, इनकी जरूरत कम पड़ेगी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, तथा वन्य प्राणीजात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी यूपीएससी को। यूपीएससी सिंपल सा ये भी पूछ सकता था कि IUCN और साइट्स के संदर्भ में कुछ कथनों बताइए, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट डाला जाता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलाया जा सके, शेकन अप किया जा सके, शेकन अप किया जा सके, ताकि आप इतने बड़े स्टेटमेंट को पढ़ो आपको समझ में नहीं आए। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना यूपीएससी के पेपर में। इस तरह के स्टेटमेंट केवल बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसमें आप दो दो चीज याद रखनी है, IUCN साइट्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल। अब 3 स्टेटमेंट है, इन पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट है, IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। साइट्स एक ट्रीटी की तरह है, एग्रीमेंट की तरह है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं IUCN की, तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। पहला तो गलत हो गया यहीं पर। दूसरा है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। तीसरा है, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। साइट्स का भी ठीक है। जिन स्टेट्स के द्वारा, देशों के द्वारा इसको साइन कर लिया जाता है, ज्वाइन कर लिया जाता है, उनके रूप ऊपर ये लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन ये जो नेशनल लॉज है उनका स्थान नहीं लेता है। पहला हमारा गलत था, पहला गलत था, पहला गलत था। आंसर एक्चुअली पहले से ही आ गया, 2 और 3। हमें यही पता है कि आयुष्मान संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ठीक है, इसी से आंसर आ जाता है 2 और 3। इसका जो आंसर है वो है बी। बात करें IUCN की। IUCN, IUCN जो है, ये नेटवर्क है, और बिगेस्ट और मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज का है? जो इन्वायरमेंटल और पर्यावरण जो संगठन है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये नेटवर्क है। और ये कब बना था? ये बना था अक्टूबर 1948 को। कहाँ पर? फ्रांस में। और फ्रांस में भी पेरिस के नीचे ये जगह है, फोंटेन ब्लू, यहाँ पर ये बना था फ्रांस में। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया IUCN के रूप में। और ये इसमें गवर्नमेंट और सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब होते हैं। लगभग 1400 से अधिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सदस्य हैं IUCN के। और IUCN के द्वारा इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो ये स्विट्जरलैंड की लोकेशन आप देखें, फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड, यहीं पर है लेक जेनेवा, यहीं पर है ग्लैंड। तो ग्लैंड में हेडक्वार्टर है IUCN का। और IUCN के द्वारा निकाला जाता है एक रेड लिस्ट थ्रिएटन स्पीसीज की, जो संकटापन्न प्रजाति हैं उनकी निकाली जाती है, जो कि शुरू की गई थी 1964 से। और साथ ही फंडामेंटल रोल है IUCN का किसके क्रिएशन में? रामसर कन्वेंशन में, उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, साइट्स के ट्रीटी में। नेक्स्ट है, ये देखिए आप, ये लेक जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, यहीं पर है
ग्लैंड, जहाँ पर आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है। और साथ ही बात करें आईयूसीएन की, तो आईयूसीएन को 1992 में जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, ऑब्जर्वर स्टेटस, कहाँ पर, यूएन जनरल असेंबली के लिए। और आईयूसीएन का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है वो 4 साल में एक साल होता है, 4 साल में एक बार होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, आईयूसीएन, जिसमें वोट्स किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा। आईयूसीएन काउंसिल की अगर हम बात करें तो आईयूसीएन काउंसिल चीफ गवर्निंग बॉडी होती है, उसके चेयर जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, उनका भी 4 ईयर का टर्म होता है। अब बात करते हैं हम साइट्स की। साइट्स एग्रीमेंट बना था 1973 में, और ये एग्रीमेंट बना था जो वर्ल्ड वाइड कॉमर्शियल ट्रेड होता है, ये जितनी भी वाइल्ड एनिमल प्लांट स्पीसीज है इनका कॉमर्शियल ट्रेड होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट कॉमर्शियल ट्रेड, जो व्यापार होता है जितनी भी वाइल्ड एनिमल, जंगली एनिमल और प्लांट स्पीसीज है इनके लिए। और इनका जो सर्वाइवल है, जो प्लांट स्पीसीज, क्योंकि इसमें स्मगलिंग होती है, इस ट्रेड में ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो उनका जो सर्वाइवल थ्रेटन ना हो, इस वजह से साइट्स की स्थापना की गई थी। और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी है, अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको ज्वाइन करती है साइट्स को, तो उसके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जो भी पार्टी इस कन्वेंशन की होगी उसके लिए लीगली बाइंडिंग होगी, लेकिन जो राष्ट्रीय कानून होंगे उस देश के, नेशनल लॉज होंगे, उसका स्थान साइट्स नहीं लेगा। इसमें 3 अपेंडिक्स होती है साइट्स में, 1, 2 और 3। जो अपेंडिक्स 1 होती है, इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज वो वाली आती है जिनका रिस्क है कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, तो उनका ट्रेड रोकना होता है, ट्रेड प्रोहिबिट करना होता है, लेकिन केवल साइंटिफिक और एजुकेशन पर्पज के हिसाब से उनका ट्रेड पास किया जा सकता है, तो इसमें मेनली ट्रेड प्रोहिबिट होता है। उसके अलावा आती है अपेंडिक्स 2 सेकंड, जिसमें एक्सटिंक्शन का तो खतरा नहीं है, लेकिन उनको सीरियस थ्रेट हो सकता है तो इनका जो ट्रेड होता है ये रेगुलेट किया जाता है। अपेंडिक्स 1 में जिसको डाल दिया उसको तो प्रोहिबिट ही करना है। और थर्ड है अपेंडिक्स थर्ड, जिसमें स्पीसीज जो होती है जो कम से कम एक साइट्स मेंबर कंट्री के पास प्रोटेक्टेड है। इस तरह से 3 अपेंडिक्स बनाई जाती हैं साइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमतों को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन एज अप्रूव्ड बाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये हर साल कंप्लीटली न्यूज में रहता है, क्योंकि हर साल एफआरपी इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है ए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाकी स्टेटमेंट गलत है। गवर्नमेंट हाइक्स कैन फेयर प्राइसेस टू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्लियर प्रपोजल। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत, कंफ्यूज हो भी सकते हो, क्योंकि इसमें पूछा गया एफआरपी ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाई, लेकिन अगर बात कर दिया जाए, इसमें लिख दिया जाए रिकमेंडेड बाई, तो इसका आंसर हो जाता बी, कृषि लागत और कीमत आयोग। क्योंकि जो सीएससीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, सीएससीपी, इसी के द्वारा रिकमेंडेशन की जाती है, और फाइनली फिर जब अप्रूव किया जाता है तो अप्रूव किया जाता है सेंट्रल जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उनके द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा अभी अभी के लिए वो है ए। बात करें एफआरपी की, तो फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो दी जाती है शुगर केन के लिए, ये डिटरमाइन की जाती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सेंटर के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन आती है सीएसईपी की रिकमेंडेशन के बाद, फिर फाइनली जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा फिर फाइनली अप्रूव किया जाता है एफआरपी को। और स्टेट्स के द्वारा भी अपनी कुछ रेट रखी जाती है, जिसको स्टेट एडवाइज्ड प्राइस बोलते हैं, स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेज, एसएपी। और ये हर स्टेट के द्वारा घोषित की जाती है अलग से, और जो मेनली शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके द्वारा। और ये एसएपी जो होती है जनरली हायर होती है एफआरपी से। सीएसईपी की अगर हम बात करें, कृषि लागत और कीमत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, तो जो ये सीएससीपी है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के रूप में नाम था इसका, बाद में नाम चेंज कर दिया गया। और ये डिसेंट्रलाइज एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेचुरी पैनल है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, एग्री मिनिस्ट्री। और इसका काम है रिकमेंडेशन देना, तो एफआरपी के लिए रिकमेंडेशन इसके द्वारा दी जाती है, साथ ही एमएसपी, सरकार के द्वारा जो एमएसपी दिया जाता है 23 फसलों के लिए, उसकी रिकमेंडेशन भी इसी के द्वारा की जाती है, सीएससीपी के द्वारा।
और ये रिकमेंडेशन दी जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, जिनके द्वारा फाइनली घोषणा की जाती है एमएसपी की। सीएसीपी में 5 मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, एक ऑफिशियल मेंबर होता है, 2 अनऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो सीएसीपी में 5 मेंबर्स होते हैं मेनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या कैसे होती है? व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट? जो इक्वेटर की अगर हम बात करें, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो जो ओशन करंट चलती हैं, उसमें इक्वेटोरियल करंट चलती है, एक इक्वेटोरियल करंट जो कि वेस्ट फ्लोइंग होती है एक्चुअली। लेकिन इन्हीं इक्वेटोरियल करंट के विपरीत एक चलती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो कि ईस्ट फ्लोइंग होती है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज उसकी सही व्याख्या करती है, किस कारण से वो इक्वेटोरियल काउंटर करंट ईस्टवार्ड होती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं: पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर और विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना, अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। इसका जो सही आंसर है वो है, देख लेते हैं एक बार हम। ये देखिए, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। लेकिन इक्वेटोरियल काउंटर करंट को अगर हम देखें, ये चलती है वेस्ट टू ईस्ट, पूर्वाभिमुख होती है ये रही इक्वेटर काउंटर करंट। बाकी अगर हम साउथ और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को देखें, तो ये चल रही है मेनली वेस्ट की तरफ, पर ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है ईस्ट की तरफ। और इसी वजह से पूछा गया है क्यों। अब इसका कारण क्या होता है, ये सरफेस विंड जो होती है, अगर ट्रेड विंड्स की बात करें, तो ये 0 डिग्री वाला रीजन हो गया, ट्रेड विंड्स वाला। तो ट्रेड विंड्स की वजह से जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, इनके अगेंस्ट चलती है। ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, जो ये व्यापारिक पवनें हैं, उन व्यापारिक पवनों के द्वारा जो इक्वेटोरियल विषुवतीय जो करंट होती है, धाराएं होती है, ये चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन इन सरफेस विंड्स के अगेंस्ट में जाके जो ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पर इक्वेटर के नॉर्थ में जो यहाँ इक्वेटोरियल करंट चलती है, यहाँ पर ये जो ट्रेड विंड्स है ये हो जाती है वीक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ये होती है स्ट्रॉन्ग। और ये जब इस जगह वीक होती है इक्वेटर के ऊपर, तो इनका ओशियन का जो सरफेस है, तो वीक होने के कारण वाटर का जमाव होता है, यहाँ पर वाटर अप हो जाता है, और वाटर अप होने के कारण वाटर एक्सेस में होता है, तो उस एक्सेस वाटर को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक काउंटर करंट चलती है, जो कि चलती है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि जब दो इक्वेटोरियल करंट इधर से आती हैं, तो ये कन्वर्ट करती है यहाँ पर, और इस जगह पे पर्टिकुलरली वाटर का जो ओशियन सरफेस है वो अप हो जाता है लगभग 6 इंच के आसपास। और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, यहाँ से एक करंट चलती है वापस, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, और ये चलती है ईस्ट की तरफ। तो ये दो विषुवतीय धाराओं का जब अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो इक्वेटोरियल करंट का, इस वजह से ईस्टवर्ड फ्लो होता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 स्थानों के नाम दिए गए हैं: श्रीशैलम, नल्लामाला पहाड़ियां, ओंकारेश्वर, सतवाला पहाड़ियां, पुष्कर महादेव पहाड़ियां। अब इसमें से हम पुष्कर को तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पुष्कर की जो लोकेशन है वो है राजस्थान में, अरावली के आसपास। महादेव पहाड़ियां हैं सेंट्रल इंडिया में। तो तीसरे को हम बिल्कुल आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा, और आंसर निकल के आ जाता है एक। इसका सही आंसर है वो है श्रीशैलम, नल्लामाला पहाड़ियां। ये श्रीशैलम की अगर हम लोकेशन देखें, तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, और श्रीशैलम यहीं पर है, श्रीशैलम लॉर्ड मल्लिकार्जुन का श्राइन, मल्लिकार्जुन श्राइन। और ये कहाँ पर है, नल्लामल्ला, नल्लामाला हिल्स में, नल्लामाला की पहाड़ियों में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये जो श्रीशैलम, जो लॉर्ड मल्लिकार्जुन का श्राइन है, ये ज्योतिर्लिंग भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं हिंदू धर्म में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है। एट द सेम टाइम, जो 18 शक्तिपीठों की बात की गई है, उनमें से एक शक्तिपीठ भी है। ये मेनली शिव का मंदिर है। दूसरा अगर हम बात करें,
ओंकारेश्वर की, तो ओंकारेश्वर की अगर आप लोकेशन देखें तो ये ओंकारेश्वर की लोकेशन है यहाँ। और ये जो लोकेशन है ये है मनदाता हिल्स पे है। कौन सी हिल्स है? मनदाता हिल्स, एमपी, जिसका कि ये वाले रीजन का नाम था पहले शिवपुरी, जिसको माहिष्मती कहा जाता था। माहिष्मती, जो कि जो एंशियंट अवंती जनपद था, अवंती महाजनपद, उसकी कैपिटल थी माहिष्मती। और यहीं से नर्मदा रिवर निकलती है, नर्मदा, ये याद रखिएगा, ओंकारेश्वर नर्मदा रिवर निकलती है। और ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर भी, जो शैव दर्शन में 12 ज्योतिर्लिंगों की परिकल्पना की गई है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। नेक्स्ट है पुष्कर की, अगर बात करें तो पुष्कर इस जगह पड़ता है, अजमेर के पास है पुष्कर, जो कि अरावली रेंज में ही पड़ता है मेनली। और पुष्कर जो है ये इम्पोर्टेंट है हिंदू और सिख रिलीजन के लिए, जो कि इसको काफी जगह होली मानते हैं। अजमेर राजस्थान में ये स्थापित है। और यहीं पर पुष्कर लेक है, यहीं पर ब्रह्म टेम्पल है। और दूसरा जो केमल ऊंटों का जो मेला लगता है, केमल फेयर, वो काफी फेमस है पुष्कर का। और महादेव हिल्स की अगर हम बात करें तो महादेव हिल्स पड़ती है ये सेंट्रल इंडिया में, महादेव हिल्स। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट महादेव हिल्स वाला गलत हो जाता है पुष्कर का, और इसी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। इसका सही आंसर है श्रीशैलम नल्लामाला, क्योंकि ओंकारेश्वर सतवाला महादेव में नहीं है, मंदाता हिल्स पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट सत्याग्रह के बारे में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें भी एक सिंपल सी चीज पूछी गई थी। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? पहला है रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा है रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। अब आप इसमें देखिए, इसमें केवल टाइमलाइन की बात है। इसमें आप तीसरे स्टेटमेंट को आराम से गलत कर सकते हैं, क्योंकि रोलेट सत्याग्रह कहा जा रहा है रोलेट टैक्स से रिलेटेड है, और ये आया है 1919 में, और साइमन कमीशन आया है 1927 में। इसके साथ साथ तो नहीं हुए थे ये प्रदर्शन, तो तीसरा तो वैसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन बचते हैं 1 और 1 एंड 2। इसका मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं, ये तब है जब हमको बिल्कुल कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, हमें केवल टाइमलाइन पता है कि रोलेट सत्याग्रह 1919 और साइमन कमीशन 1927, उसी से हम इस जगह तक पहुंच सकते हैं कि केवल एक सही है। दूसरा है रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है वो है केवल बी, केवल एक और दो। बात करें रोलेट सत्याग्रह की, रोलेट सत्याग्रह टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1915 में, 2014 के पेपर में हमने देखा था कि पीवाईक्यू आया था गदर म्यूटनी से रिलेटेड। तो गदर म्यूटनी हुई थी 2015 में, 1915 में सॉरी। और ये गदर मूवमेंट, जो गदर पार्टी थी, उसके द्वारा ये म्यूटनी करने का विचार था। पैन इंडिया, पूरे देश में जो आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें म्यूटनी करने का विचार था, और ये प्लान लास्ट मोमेंट में फेल हो गया था। और इसीलिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस, इसी में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो 1915 के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, और इसी वजह से इन रिवोल्यूशनरी के खिलाफ एक कड़ा कदम लेने के लिए बहुत सारी चीजें की गई। तो इसी कदम में एक चीज थी जो सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी होती है। इन कॉन्स्पिरेसियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सिडनी रोलेट, एक थे मिस्टर सिडनी रोलेट। और ये 1915 का जो गदर म्यूटनी थी, इसको 1857 के बाद सबसे बड़ी म्यूटनी बोला जाता है कि ये हो सकती थी, लेकिन ब्रिटिश एजेंसियों के इंटेलिजेंस के द्वारा ये रोक दी गई, ब्रिटिश के द्वारा। इसको लास्ट मिनट पे इसका इंटेल मिल गया, इस वजह से ये रुक गई थी। तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी, एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था रोलेट कमीशन, सेडिशन कमेटी, 1918 में बनी थी ये कमेटी, रोलेट कमीशन या सेडिशन कमेटी जिसको बोलते हैं। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, जिसको अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हैं, जिसमें ट्रायल नहीं होगा, कोई ज्यूरी नहीं होगी, वारंट की जरूरत नहीं है, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था केवल शक के बिना पर। तो इसलिए बनाया गया था। लेकिन जब रोलेट एक्ट बनाया गया, तो एट द सेम टाइम मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आ रहा था, क्योंकि मोन्टेग्यू स्टेटमेंट आया था 1970 में, और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1918 में। और इसी से मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, 1919 में।
और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए कहा गया था कि 10 साल बाद इसका रिवीजन होगा, इसको देखा जाएगा कि इसने सही काम किया या नहीं किया, और 1929 में 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन एक कमीशन जो कमीशन 1929 में बनने वाला था 10 साल बाद, उसको 2 साल पहले 1927 में बना दिया गया। इसी को नाम दिया गया था साइमन कमीशन, जिसका विरोध सिर्फ इसलिए हुआ था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ से गलत हो जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की बात करें, और जो रोलेट सत्याग्रह हुआ था, इसी रोलेट एक्ट के विरोध रोलेट सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसी समय आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में। इसी समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, जिसमें भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। वॉर एफर्ट में मदद की गई थी, जिसमें कांग्रेस के कई मेंबर के द्वारा भी सरकार का ब्रिटिश सरकार का साथ दिया गया था। और सिर्फ इसी उम्मीद में दिया गया था कि ब्रिटिशर्स उसके बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेके डोमिनियन स्टेटस को लेके कुछ प्रोविजन रखेंगे। लेकिन वो प्रोविजन नहीं रखे गए, और इसी की वजह से रोलेट सत्याग्रह, जब रोलेट एक्ट आ गया तो रोलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। और इसी रोलेट्स एक्ट के विरोध में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें से मदन मोहन मालवीय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक मजहर उल हक, इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। ये इलेक्टेड मेंबर थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और रिजाइन किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और गांधी के द्वारा मास प्रोटेस्ट को बुलाया गया, सत्याग्रह किया गया, और इसको बोला जाता है रोलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा। जिसमें जो होम रूल लीग के मेंबर्स थे, जो मुस्लिम लीग के पैन इस्लामिस्ट मेंबर्स थे, इनको सबको गांधी ने इसमें समावेश करने का काम किया, ताकि इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया बनाया जा सके। तो एक्चुअली इसका सही आंसर होगा 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है। Among the following which were frequently mentioned in the news for the outbreak of Ebola virus: सीरिया, जॉर्डन, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, फिलीपींस, पापुआ न्यूगिनी, जमैका, हैती, सूरीनाम। इसका सही आंसर है बी, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया। क्योंकि इबोला की बात करें अगर हम, इबोला वायरस डिजीज, तो ये वायरस के द्वारा फैलने वाली एक डिजीज है, जो कि मेनली पहले एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है, और फिर फाइनली ह्यूमंस से ह्यूमंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटामिनेशन की तरह फैलती है। पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1976 में। और डिस्कवर कहाँ गया था? साउथ सूडान और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कंगो में, अफ्रीका में इसको डिस्कवर किया था 1976 में पहली बार। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका में काफी ज्यादा फैली है, और ये वेस्ट अफ्रीका है, इसमें आउटब्रेक हुआ था 2014 से 2016 के बीच में। इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये आउटब्रेक हुआ था वेस्ट अफ्रीका में, और ये लार्जेस्ट आउटब्रेक था इसका, इबोला का लार्जेस्ट आउटब्रेक, जिसमें लगभग 12,000 के आसपास लोग मरे थे, डेथ हुई थी। और इसमें इबोला में फर्टिलिटी रेट बोला माना जाता है कि 50% का एवरेज होता है फर्टिलिटी रेट। जितने लोगों को इबोला वायरस से कंटामिनेशन हुआ है, उनमें लगभग 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। वैक्सीन की बात करें तो इबोला की जो वैक्सीन है, इसको यूएस एफडीए के द्वारा अभी अप्रूव किया गया था। एक वैक्सीन बनाई गई थी, इसको अप्रूव कर दिया गया था 2019 में यूएस एफडीए के द्वारा। तो ये वायरल हेमोरेजिक फीवर होता है मेनली। ये वाला वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन है, सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, कोटे डाइवरे, सेनेगल, जहां पर ये 2014 से 2016 तक आउटब्रेक हुआ था, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। इबोला वायरस डिजीज सेट्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न: द करंट आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस डिजीज विच कैन प्रोड्यूस ब्लीडिंग एंड सफर्स। ये सब पूरी, ये देखिए आप, इट देन स्प्रेड टू नेबरिंग लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी। तो यूपीएससी कहीं ज्यादा अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत सिंपल सी चीज है जो काफी ज्यादा न्यूज में है, बहुत ऑर्गेनिकली न्यूज में है, जिनके बारे में आपको जनरली पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 में ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। फ्लाई ऐश के बारे में पूछा गया कि फ्लाई ऐश जो मिलता है कोयले का उपयोग करने वाले जो पावर प्लांट है उनसे, उसके बारे में कुछ चीजें पूछी गई है। पहला है फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है फ्लाई फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थान पर रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है।
तीसरा है फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होते। पहली बात, कोयले का उपयोग करके थर्मल पावर प्लांट से या पावर प्लांट से ही फ्लाई ऐश बन रहा है, और ऐसे में अगर ये कहना कि उसमें कोई भी विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होंगे, वैसे ही गलत हो जाता है। इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट तीसरा बिल्कुल गलत है। और तीसरा गलत है तो उसके बाद हमें पता है कि केवल दो तो हमारा सही है। ऑप्शन टू इज राइट। अब हमें देखना है पहला, फ्लाई एश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब रोड्स में ही उसका यूज किया जाता है फ्लाई एश का, उसको ब्रिक्स पे भी यूज किया जा सकता है और ब्रिक्स बनाने में भी यूज किया जा सकता है। इसका सही आंसर है एक और दो केवल। बात करें फ्लाई ऐश की, तो ये पावर प्लांट्स के द्वारा जो कोल को यूज किया जाता है उसमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये बनता है, और ये फाइनली डिवाइडेड जो बचा कुछ कच्चा माल होता है, फाइनली डिवाइडेड रेजिड्यू होता है कोल कम्बशन के बाद, वो होता है फ्लाई ऐश। और जो भारत में जो कोल मिलता है, इंडिया में जो कोल मिलता है उसमें जो ऐश कंटेंट होता है, राख का जो कंटेंट होता है वैसे भी ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लाई ऐश का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसको यूज़ काहे में किया जाता है, तो पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसमें यूज़ किया जा सकता है, सोइल में यूज़ किया जा सकता है, रोड रोड बनाने में, रोड का बेस बनाने में यूज़ किया जा सकता है, एट द सेम टाइम यूज़ किया जा सकता है ब्रिक्स में, ईंटें बनाने में। उसके अलावा जो वाटर ट्रीटमेंट स्टेबलाइजेशन है वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। कंक्रीट रोड्स की लाइफ बढ़ जाती है इससे, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, एनवायरनमेंट को जो प्रभाव पड़ता है, फायदा मिलता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो सीमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि इससे पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जा सकता है, तो उस वजह से जो सीमेंट बनाने के समय जो ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस के जो उसमें कमी आती है। फ्लाई ऐश में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो एक मिलता है सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके अलावा एल्यूमिनियम, फेरम जो कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और एट द सेम टाइम इसमें मिलता है टाइटेनियम। तो इसलिए ये कहना कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं, वो गलत है, सल्फर मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा वन एंड टू, इजीली एलिमिनेट करके आंसर आ सकता है। गिव फर्स्ट 20% फ्लाई ऐश फ्री नेशनल एनजीटी। फ्लाई ऐश का केस हुआ था 2014 का, 2014 में एक केस हुआ था नासिक की जो कुछ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, उनने एक केस कर दिया था, इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। विद रेफरेंस टू डुगोंग, ये मैमल है, फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाया जाता है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना कौन से सही है। पहला है ये शाकाहारी समुद्री जानवर है, हर्बीवोरस मरीन एनिमल है। दूसरा कहा गया है भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा कहा गया है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। अब आप देखिए, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे हो सकता है किसी एक जगह तो नहीं पाया जाता हो, जरूर थोड़ी कि पूरे एंटायर कोस्ट पे, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हर एंटायर कोस्ट पे पाया जाए। कोई तो एक पोर्शन होगा जहां नहीं पाया जाएगा डुगोंग। तो इसलिए इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट करने की एक हैबिट विकसित करनी पड़ेगी। इसका कोई एक सीधा साधा ट्रिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दो आंसर आता है वन और थ्री, और थ्री। तो हम इसमें तो ये तो लगा ही सकते हैं कि तीन बिल्कुल सही है। दूसरा, ये शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है सी। क्योंकि डुगोंग की अगर हम बात करें, डुगोंग डुगोंग को बोला जाता है सी काऊ। और सी काऊ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ओनली एग्जिस्टिंग स्पीसीज है हर्बीवोर्स मैमल का, हर्बीवोर्स मैमल, जो कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिवली सी में रहती है। और डुगोंग कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, पाक खाड़ी, उसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ, उसके अलावा अंडमान और निकोबार। तो इन एरिया में डुगोंग पाया जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, गिर रही है। उसका कई कारण है, एक कारण है कि सी ग्रासेस की कमी हो रही है, दूसरा कारण है जो ट्रोलर्स है, जो बड़े बड़े मछलियों को पकड़ने के ट्रोलर्स हैं, बोट्स हैं, इनमें फंस के भी इनकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में थी। सरकार के द्वारा टास्क फोर्स भी बनाई गई थी इनको कंजर्व करने के लिए। अभी हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में है डुगोंग, उसका कारण है 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल दिया गया, फाइनल कर दिया गया उसको, कि वो पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है इनका डुगोंग का, वो बनाने वाले हैं कहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार पार्क वे में, जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। तो इसलिए अभी ज्यादा भी न्यूज में है काफी ज्यादा ये। इसमें का जो आईयूसीएन स्टेटस है,
डुगोंग का वो है वल्नरेबल। और एट द सेम टाइम इनको रखा गया है डब्ल्यूपीए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके शेड्यूल फर्स्ट में। और साथ ही साइट्स साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में, जिसमें हमने अभी चर्चा की थी कि इसमें क्या होता है, इनका ट्रेड जो बिल्कुल होता है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तो इनका ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिट है, केवल एजुकेशन पर्पज से और साइंटिफिक पर्पज से यूज किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये वाला रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे। इधर नीचे है अंडमान निकोबार, और उधर कच्छ गुजरात वाले रीजन में ये कच्छों का खाड़ी में ये पाई जाती है डुगोंग। डुगोंग ऑन ब्रिक ऑफ एक्सटिंक्शन, पोचिंग कंटिन्यूज इन इंडिया। तो जुलाई 2015 का ये आर्टिकल है। तो कंटिन्यूसली आर्टिकल आते रहते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? विच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए, दादा भाई नौरोजी, जी सूर्यदेव, आरसी दत्त। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये तीनों ही। क्योंकि दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, जिन्हें की ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की थी कि किस तरह से इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो रही है अंग्रेजों के द्वारा। आरसी दत्त ये एक आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस में थे। और इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कॉलोनियल रूल की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है सिंस 1757, जब से इकोनॉमिक प्लासी के समय से, उन सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, उसको इस बुक में डाला था। इसी तरह से अगर बात करें जी सुब्रमण्यम अय्यर की, तो इन्होंने स्थापना की थी द हिंदू न्यूज़पेपर ग्रुप की 1878 में। इसके अलावा जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, पीसी रे, ये काफी सारे लोग थे जो कि उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। इसमें तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए। लेकिन अगर हम देखें, ये देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट निकाला जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो होती है, ये क्या काम करती है, ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको एग्जामिन करती है। जो इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग इकोनॉमी, इन पर ज्यादा फोकस होता है इसका। और ये दो बार निकाली जाती है रिपोर्ट साल में। कब निकाली जाती है? एक निकाली जाती है जनवरी में, एक निकाली जाती है जून में। ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी जनवरी 2015 में निकाली गई थी, उसके अलावा जून में भी निकाली गई होगी। जो जनवरी वाली जो रिपोर्ट आती है, इसमें डिटेल्ड डेप्थ एनालिसिस होता है कंप्लीट पॉलिसीज का, क्या चैलेंजेस है। जो जून वाली ये होती है, ये शॉर्ट रिपोर्ट होती है, एक शॉर्ट समरी रिपोर्ट होती है मेनली। ये डिटेल डिस्कशन होता है जनवरी वाली में। और दो बार निकाली जाती है, और ये निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही। इंडिया विल कैच अप विद चाइनाज ग्रोथ रेट इन 16-17, वर्ल्ड बैंक। तो यहीं पे मिल जाएगा आपको। As the bank released the latest issue, Global Outlook, Disappointment, Divergence, Expectation, Global Economic Prospects Report। वर्ल्ड बैंक के अलावा, इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकाला जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता है, तो क्या होने की संभावना होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को जब आरबीआई के द्वारा 15 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाता है, तो क्या हो सकता है? इसमें ये सीधा सा स्टेटमेंट दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। तो एसएलआर को 50 बेसिस पॉइंट्स कम करने से इतना कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं आएगा कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट एक दिन एकदम से बढ़ जाएगा, तो ये पहले यहाँ गलत हो जाता है। दूसरा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू अवर कंट्री। इसका कोई रिलेशन एसएलआर से कम नहीं है, क्योंकि एसएलआर स्टेचुरी जो लिक्विडिटी रेशियो है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स। ठीक है, ये भी नहीं है। ये हो सकता है, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। एसएलआर को कम किया जा रहा है, तो लिक्विडिटी तो बढ़ाई जा रही है, ना कि कम की जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है वो है सी, कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। घटाएं नहीं घटाएं वो अलग बात है। एक्चुअली ये सारी चीजें शुरू हुई थी 2013 में। 2013 के सितंबर में
ये वाले जो भाई साहब हैं मिस्टर रघुराम राजन, आई डू व्हाट आई डू, तो ये आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। और आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद इन्होंने कई जगह कहा था कि एसएलआर जो है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको मैं कम करूंगा आने वाले समय में, ताकि जो बैंक है उनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बैंक्स के बढ़ जाए। एसएलआर कम होगा तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी होगी जो सर्कुलेट कर सकते हैं क्रेडिट में। इस वजह से रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देने के लिए इनका शुरू से ये प्लान था कि मैं एसएलआर को कम करूंगा। और इसीलिए 1994 में एसएलआर को शुरू से कम करने की बात की जाती थी। 34% एवरेज एसएलआर था, जो कि 2015 में 22% तक आया, और उसके बाद फाइनली इसको कम किया गया। और एसएलआर जो होता है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रेडिट एक्सपेंशन लिक्विडिटी के लिए यूज किया जाता है। इसको रखा जाता है आरबीआई अप्रूव जो सिक्योरिटीज है गोल्ड में। जैसे दो रेशियो होते हैं, एक होता है सीआर एस, एक होता है एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है कैश के रूप में, कंप्लीट कैश के रूप में बैंकों के द्वारा। और एसएलआर रखा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के रूप में आरबीआई के पास। तो एसएलआर को कम करने से बैंकों को उतने परसेंट एसएलआर को कम रखना पड़ता है, उतनी सिक्योरिटीज गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो उस एक्स्ट्रा पैसे का यूज बैंक कहाँ कर सकते हैं, क्रेडिट में। तो उनकी लेंडिंग रेट्स को कम कर सकते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मैं कट, इसमें बोला जाता है मैं कर सकते हैं, करे नहीं करें वो अलग बात है, मैं कट दे रहे लेंडिंग रेट्स, उस समय की बात ये थी। और इसीलिए उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, उसने भी एसएलआर को कम करने की बात की थी। आरबीआई कट एसएलआर बाई 50 बेसिस पॉइंट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये देखिए फरवरी 15 का। उसके अलावा ये जून 14 का, एसएलआर कट बाय आरबीआई मे नॉट ट्रांसलेट इनटू लोअर रेट सून। इसमें कहा गया है कि आरबीआई ने जो एसएलआर कट किया उसकी वजह से लोअर रेट्स तो अभी जल्दी तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया है मे कट देयर लेंडिंग रेट्स, नॉट नेसेसरली। तो इसलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन से सही है। कि नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य क्षेत्र में यूज है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया। बिल्कुल सही है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है इसकी वजह से। दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। यह भी सही है। इसका जो आंसर है वह है सी। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशन है इनका हेल्थ केयर में, नैनो टेक्नोलॉजी का जीन थेरेपी में है, ड्रग डिलीवरी में है, कैंसर थेरेपी में है, जेनेटिक डिसऑर्डर में भी है, ऑक्यूलर डिजीज जो है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिसिन में यूज किया जाता है, जिसमें सेंसर्स के द्वारा, माइक्रोचिप के द्वारा अंदर की सारी कंप्लीट ब्लड वेसल्स के अंदर की चीजों को देखा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी कई फील्ड में यूज होती है, इसके अलावा हेल्थ के अलावा, जैसे टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल, हेल्थ, फूड, एनर्जी, एग्रीकल्चर, स्पेस, ऐसे कई जगह यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। और नैनो टेक्नोलॉजी में जो 1 से लेके 100 नैनोमीटर के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। और इसमें टारगेटेड ड्रग थेरेपी की जाती है, जीन थेरेपी की जाती है। तो इसका सही आंसर है वो है सी। नैनो टेक्नोलॉजी यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया, कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ मिशन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, फरवरी 14। ये है जून 14 का आर्टिकल। इसके अलावा इंडिया में कंट्रीब्यूट 25% नैनो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल बाई 2015, एसोचैम टेक साइंस रिसर्च। ये जून 14 का आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दूसरा है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, तीसरा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, श्रेणीकरण चिन्हांकन अधिनियम, और फोर्थ है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1956 एंड मीट एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। इसका सही आंसर है वो है बी। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये उन वस्तुओं के लिए जिनकी ब्लैक होर्डिंग, जिनकी कालाबाजारी की जाती है, उसमें इन वस्तुओं को डालने के लिए होता है। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण चिन्हांकन ग्रेडिंग मार्केटिंग के लिए, मार्किंग के लिए जो एक्ट बना था, ये उनकी किस ग्रेड का है, किस मार्किंग की जाती है, उसके लिए है। राज्यों द्वारा जो अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति होती है, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वही डिसाइड करती हैं, रेगुलेट करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। तो इसका सही आंसर है वो है बी। क्योंकि बात करें एपीएमसी की, तो एपीएमसी बनती हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट के तहत।
एपीएम। और ये बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेट करती हैं एग्री प्रोड्यूस को, लाइव स्टॉक को। एग्रीकल्चर की बात करें हम, तो एग्रीकल्चर है स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है शेड्यूल 7 में। तो जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया होता है पूरे स्टेट का, उसको यार्ड मंडीज के रूप में, मार्केट एरियाज के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। और इस हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाई जाती है, जो कि इस पर्टिकुलर यार्ड मंडी मार्केट एरियाज में उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो नोटिफाइड है उनको रेगुलेट करती है, लाइव स्टॉक को रेगुलेट करती है। पहला जो फार्म प्रोड्यूस है इंडिया का, जो पहला रेगुलेटेड मार्केट बना था वो बना था 1886 में, जो कि रो कॉटन से रिलेटेड था। 1886 में जो इंडिया का पहला रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट जो बना था वो बना था रो कॉटन के लिए, कपास के लिए, हैदराबाद रेजिडेंसी में। और ये ब्रिटिश रेजिडेंट्स के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद 1928 में रॉयल कमीशन बना था एग्रीकल्चर के लिए, ताकि मार्केट को रेगुलेट किया जा सके, क्या किया जा सके। 60s और 70s की अगर हम बात करें, 60s 70s में, तो एग्रीकल्चर जो मार्केट थे मैनी स्टेट्स के, तो उन्होंने एपीएमआर जो एक्ट है, इसको इनेक्ट करना शुरू कर दिया। कई जगह एरिया डिक्लेयर कर दिया, एपीएमसी बना दी गई। और अभी 2015 में, 2015 का जो बजट सर्वे आया था, 2015 का जो बजट और सर्वे था, उसमें यूनाइटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात की गई थी कि एक यूनाइटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बने और इन एपीएमसी को खत्म किया जाए, ताकि जिससे मिडल मैन है, जो बीच बिचौलिए हैं, जिनकी वजह से किसानों तक पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता, उसको खत्म किया जा सके। और इसमें नीति आयोग और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना था। और इसीलिए 2020 में जो 3 फार्म लॉज लाए गए थे, वो इसी रिफॉर्म का एक हिस्सा थे। और इसीलिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, क्योंकि 15 के बजट सर्वे में इसके बारे में चर्चा थी। इकोनॉमिक सर्वे 15, प्राइवेट प्लेयर्स शुड compete विद एस्टेब्लिश्ड मार्केट फॉर फार्म प्रोड्यूस। तो ये फेब 15 का काफी ज्यादा हर न्यूज़पेपर में इसके बारे में चर्चा थी, इसलिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? ये इतना इजी क्वेश्चन था कि ये तो गलत होने का मतलब है कि क्या ही बोले, गेंगेटिक डॉल्फिन। क्योंकि इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है भारत का। नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। और एट द सेम टाइम इसको यूज WPS शेड्यूल 1 में भी रखा गया है। साइट्स अपेंडिक्स 1 में भी इसका स्थान है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में। और ये रहती है केवल फ्रेश वाटर में, ओनली इन फ्रेश वाटर। जो साफ जल है उसमें ही रहती है ये। और ब्लाइंड मानी जाती है, कि ब्लाइंड होती है इसलिए यूज करती है सोनार का, साउंड वेव्स का यूज करती है आगे का रास्ता देखने के लिए। पॉपुलेशन की बात करें तो अभी 1000-1200 के आसपास की पॉपुलेशन। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी डॉल्फिन को लेके, और 2013 में भी इसलिए पूछा था क्योंकि दो सॉरी 14 में, एक्चुअली 14 में पूछा गया था। वो भी इसीलिए क्योंकि डॉल्फिन को क्या है, 2013 में जो इसकी कैप्टिविटी, मनोरंजन के लिए डॉल्फिन को कैप्टिव कैप्टिव रखा जाता था, उसको बैन कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा। इस वजह से पूछा गया था। 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा मिला था। अभी अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे ही शुरू किया गया है 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा, डॉल्फिन की मदद के लिए। और डॉल्फिन की एक जो सेंचुरी है वो भी याद रख लीजिए आप, विक्रमशिला। विक्रमशिला सेंचुरी है, कहाँ पर है ये? बिहार में, भागलपुर वाले रीजन में, जिसको डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है। और 5 अक्टूबर को माना जाता है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। डॉल्फिन न्यूज में काफी ज्यादा रहती है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। गेंगेटिक डॉल्फिन सेंसस इट्स अर्थ डे टुडे। इस तरह से 2015 के पेपर का ये हमारे 25 क्वेश्चन आज खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, पीवीआई क्विज देखते रहिए, और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो कीजिए डेली रीडिंग में भी।
बहुत बहुत धन्यवाद।